नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बीच जहां ईरान की तरफ से जोरदार पलटवार किया जा रहा है, तो वहीं इस बीच मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के अंतिम संस्कार की रीतियां आज रात से शुरू होने जा रही हैं। ईरानी समाचार एजेंसी इरना ने बताया है कि ईरान खामनेई के लिए 3 दिन का राजकीय शोक और अंतिम संस्कार आयोजित करेगा। इस्लामिक डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल के बयान का हवाला देते हुए इरना ने कहा है कि आज बुधवार रात 10 बजे से श्रद्धालु तेहरान स्थित इमाम खुमैनी ग्रैंड मस्जिद में देश के शहीद रहबर के पार्थिव शरीर को अंतिम श्रद्धांजलि दे सकेंगे। यह बात यहां कही गई है। और इसके बाद आप जानते हैं कि 86 वर्षीय खामनेई को ईरान में उनके गृह नगर मशहद में दफनाया जाएगा और वहां भी तैयारियां जारी हैं। इस बीच अंतिम संस्कार के यानी जो सुपुर्दे खाक करने से पहले और खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई के संभावित उत्तराधिकारी बनने की खबरें आई हैं। हालांकि मुज्तबा खामनेई को भी मारने की धमकी इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने दी है। कैट्ज ने कहा है कि खामनेई के बाद चुने जाने वाले किसी भी ईरानी नेता की हत्या की जा सकती है। हालांकि मुज्तबा खामनेई को पश्चिमी मीडिया वेस्टर्न मीडिया है, उसने ही अगला उत्तराधिकारी घोषित किया है, क्योंकि ईरान में ऐसा कोई समाचार किसी भी एजेंसी ने फ्लैश नहीं किया है। ईरान में फिलहाल अगला सुप्रीम लीडर चुनने के लिए जूरी काउंसिल लगातार बैठकें कर रहा है और अंतरिम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह आरफी फिलहाल सारा काम देख रहे हैं। ईरान ने तो साफ मैसेज दे दिया है कि अमेरिका और इजराइल के आगे वो किसी तरह झुकने वाला नहीं है, बल्कि उसके हमलों से अब इन देशों का साथ देने वाले खाड़ी देश परेशान हो रहे हैं। आज फिर से सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर ईरान का हमला हुआ है। वहां के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ईरान ने एक बार फिर उनकी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की। सऊदी अरब का कहना है कि हमला रास तानूरा की तेल रिफाइनरी पर किया गया है। यह देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है। रक्षा मंत्रालय ने आगे कहा है कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि हमला ड्रोन से किया गया था और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। गौरतलब है कि इससे पहले भी सऊदी अरब ने आरोप लगाया था कि इस रिफाइनरी पर ईरान की तरफ से हमला हुआ। अब कितना नुकसान हुआ या नहीं हुआ यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अमेरिका का साथ देने का नतीजा कितना नुकसानदायक होता है यह खाड़ी देशों को समझ में आ रहा है। और वैसे भी आज खामनेई के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने ANI जो भारतीय न्यूज एजेंसी है ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका का मकसद ईरान नहीं है, लेकिन ईरान के बाद वो दूसरे देशों के पास जाएगा। जांच के मुताबिक आने वाले समय में पावर कुछ दूसरे देशों में शिफ्ट होगी। आने वाले समय में दुनिया के सबसे ताकतवर देश भारत, चीन, रूस और अमेरिका भी होंगे। इसीलिए अमेरिका कोई पार्टनर नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि भारत या चीन कोई ताकतवर देश बने। इसी वजह से वो भविष्य में इसे रोकने के लिए बहुत सारी लड़ाइयां करवाते रहेंगे। ये बात यहां कह रहे हैं। जरा सुन लेते हैं इनकी जुबानी, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। I want to point to the second issue, which is the aim of America is not Iran, but wants to attack the region after Iran will come to another countries. It has been known that according to investigations, in the near future, they will be shift of power to some other country. तो ये शिफ्ट कहीं और भी ये शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो पावर की बात है, पावर शिफ्टिंग की बात है, तो अमेरिका की पोल खुल रही है। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बोलकर एशिया पर अपना दबदबा बढ़ाने की जो कोशिश की, उसमें ये दोनों देश बुरी तरह हारते हुए दिख रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि एशिया के साथ साथ यूरोप पर भी अमेरिका का दबदबा कम हो जाएगा। ईरान के बाद लेबनान पर किए गए हमलों के बाद अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक तरफ इजराइल को चेतावनी दी है कि वो जमीनी हमला करने के बारे में सोचे भी नहीं। वहीं ट्रंप की अहंकारी विदेश नीति और निजी अपमान का भी कड़ा विरोध हो रहा है। और
ब्रिटेन भी पहले ऐसी चेतावनी दे चुका है और इनके साथ ही स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ईरान युद्ध को लेकर चेतावनी देते हुए इराक की लड़ाई का हवाला दिया है। सांचेज ने कहा है कि 23 साल पहले अमेरिका के नेतृत्व में हमें मध्य पूर्व के युद्ध में घसीटा गया था। उस समय कहा गया था कि यह युद्ध सद्दाम हुसैन की विनाशकारी हथियारों को खत्म करने, लोकतंत्र लाने और वैश्विक सुरक्षा के लिए है। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तविकता में इसका उल्टा हुआ। यूरोप में असुरक्षा बढ़ी, जिहादी आतंकवाद में उछाल आया, पूर्वी भूमध्य सागर में प्रवासन संकट गहरा हुआ और ऊर्जा कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। खबर है कि ब्रिटेन और फ्रांस के नेताओं ने चीन की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। ईरान पर जंग ने यह साफ कर दिया है कि पश्चिम का दबदबा अब खत्म हो रहा है और वहां भी अब दो फाड़ हो चुका है। एक तरफ ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की सनक है तो दूसरी तरफ यूरोप के देशों के लिए उनका स्वाभिमान फर्स्ट है। यूरोप के बिना ट्रंप अब कितनी लड़ाइयां लड़ पाएंगे यह देखना होगा। वैसे ट्रंप का विरोध तो उनके अपने देश में भी हो रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप पर धोखा करने का आरोप लगाया है। खास बात यह है कि धोखे का यह आरोप केवल ईरान को ही नहीं बल्कि अमेरिकियों के संदर्भ में भी लगाया गया है। दरअसल ईरान के साथ बातचीत का दिखावा करते हुए ट्रंप ने उस पर हमला बोला और इस पर अरागची ने कहा कि परमाणु बातचीत को प्रॉपर्टी के लेन देन जैसा समझा गया। अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट किया कि जब मुश्किल परमाणु बातचीत को प्रॉपर्टी खरीद बिक्री जैसा समझा जाता है, जब बड़े झूठ सच्चाई को ढक देते हैं तो वो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती हैं जो हकीकत से दूर हैं। उन्होंने लिखा है एक्स पर कि इसका नतीजा गुस्से में ही बातचीत की मेज को बम से उड़ा देना है। ट्रंप ने डिप्लोमेसी के साथ साथ उन अमेरिकियों से धोखा किया है जिन्होंने उन्हें चुना था। आपको बता दूं कि मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान बातचीत करना चाहता है और साथ ही उन्होंने कहा था कि अब बहुत देर हो गई है। यहां कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन अब बहुत देर हो गई है। ट्रंप पहले भी दावा कर चुके हैं कि ईरान उनसे बातचीत करने की इच्छा जाहिर कर चुका है, लेकिन इसके बाद ईरान के सुरक्षा मंत्री अली लारिजानी ने कहा था कि हम अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे। यह लारिजानी का कहना था, अली लारिजानी का, कि हम अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे। इधर अमेरिका में कंजर्वेटिव समर्थकों ने भी ईरान पर हमलों की आलोचना, निंदा तेज कर दी है। उनका कहना है कि विदेश मंत्री मार्क रूबियो की बातों से ऐसा लगता है कि युद्ध की दिशा इजराइल तय कर रहा है, न कि ट्रंप प्रशासन। पॉडकास्टर मैट वॉल्स ने, जी हां, एक पॉडकास्टर हैं वो मैट वॉल्स उनका नाम है, उन्होंने एक्स पर अपने लगभग 40 लाख फॉलोअर्स से कहा है कि वो साफ साफ बता रहे हैं कि हम ईरान के साथ युद्ध के लिए, इस युद्ध में इसलिए हैं क्योंकि इजराइल ने हमें मजबूर किया। यह शायद सबसे खराब बात है जो वो कह सकते थे। इसी तरह कंजर्वेटिव कमेंटेटर मेगिन केली ने भी ट्रंप के फैसले पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार का काम ईरान या इजराइल का ध्यान रखना नहीं है। मुझे यह साफ तौर पर इजराइल का युद्ध लगता है। मुझे यह साफ तौर पर इजराइल का युद्ध लगता है। यह आलोचना ऐसे समय में आई है दोस्तों जब ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी नवंबर में मिड टर्म चुनावों में अमेरिकी कांग्रेस पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। इसी साल मिड टर्म में इलेक्शन होना है अमेरिका में। इधर ट्रंप और रूबियो की बातों में भी अंतर ट्रंप को फंसा रहा है। दरअसल ट्रंप ने मंगलवार को कहा है कि उन्होंने अमेरिकी सेना को इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि उन्हें लगा कि ईरान पहले हमला करने वाला था। वहीं रूबियो ने सोमवार को पत्रकारों से कहा था कि अमेरिका ने हमला इसलिए शुरू किया क्योंकि उसे आशंका थी कि तेहरान के खिलाफ प्रस्तावित इजरायली कार्रवाई के जवाब में ईरान अमेरिकी बलों पर पलटवार कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमें पता था कि इजराइल कार्रवाई करने वाला है। हमें यह भी पता था कि अगर हमने पहले कार्रवाई नहीं की तो हमें अधिक नुकसान उठाना पड़ता। हालांकि ट्रंप ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि इजराइल ने अमेरिका को इस संघर्ष में धकेला है। तो अब अमेरिकी जनता यह जानना चाहती है कि ईरान पर हमला वाकई में ट्रंप का फैसला था या इजराइल के कारण उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। आपको बता दूं कि आज ही अमेरिका में उन 9 में से 4 सैनिकों की तस्वीर और नाम जारी किए गए हैं जो इस युद्ध में, इस जंग में मारे गए हैं। तो आइए दोस्तों आज चर्चा करेंगे कि ट्रंप के कारण अमेरिका का
अमेरिका को हो गया है बड़ा नुकसान और इन सब के बीच ईरान ने कैसे अमेरिका को चारों तरफ से घेर लिया है, इसकी चर्चा करते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन। एक तरफ होली की ढेरों शुभकामनाएं आप लोगों को, और इन सब के बीच रंगों का उल्लास का त्यौहार ये होली। इन सब के बीच जो खबर उधर से आ रही है, ईरान से आ रही है, जो खबर इजराइल और अमेरिका से आ रही है, और जिस तरह से वहां मिडिल ईस्ट में अभी बिल्कुल एक डर का आलम है, इन सब के बीच ईरान में जो कुछ हुआ है और क्या कुछ ईरान में चल रहा है, इन सब पर हमारी पैनी निगाहें टिकी हुई हैं। और अभी से आपको सीधे ले चलते हैं उधर